सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। ओवर टू यू सविता दीदी। सभी को नमस्कार। आत्मवंदन। रॉ द लॉ ऑफ वन, यानी एक का कानून, एक का ज्ञान, एक का तरीका। इस सत्र को पढ़ने से पहले मैं ये दोहराना चाहती हूँ कि इस पुस्तक के द्वारा दी गई जानकारी, संदेश को मानना या ना मानना आपकी फ्री विल है। आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं या सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री विल आपको अनंत रचयिता द्वारा दी गई है। ये भी कहना है कि ये मटेरियल बिल्कुल फ्री है। जो भी इस मटेरियल को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके इसको लोगों तक पहुंचाना चाहे तो वो भी उसकी फ्री विल होगी। इस मटेरियल को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वालों की खुद की जिम्मेदारी होगी। चलिए अब हम सत्र पे चलते हैं। सत्र 22, दिनांक 10 फरवरी 1981। जैसा कि रा कहते हैं कि हम आपका स्वागत अनंत रचयिता के प्रेम प्रकाश में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। डॉन पूछते हैं, कार्ला आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगा। कार्ला जानना चाहती है कि उसे पूरे दिन में अलग अलग समय और स्थान में अगरबत्ती की खुशबू आती है। उसका क्या कारण है? रॉ जवाब देते हैं, कार्ला ने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित किया है। इस कारण कार्ला के सचेत तथा अचेत मन का झुकाव दूसरों की सेवा की तरफ ही है। जैसे कि हम कार्ला के साथ इस चैनलिंग के माध्यम से जुड़ते हैं, हमारे समूह की कंपनता यानी वाइब्रेशन कार्ला के अचेतन मन के साथ अधिक मजबूती से जुड़ जाता है। इस प्रकार कार्ला हमारे कंपनता का हिस्सा बन जाती है, हम कार्ला के कंपनता का हिस्सा बन जाते हैं। ये चेतन स्तर पर होता है, वो स्तर जहां मन नीचे चेतना की जड़ों तक चला जाता है, जिसे आप कॉस्मिक कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये कहा जा रहा है कि कार्ला चेतन और अचेतन मन दोनों से ही दूसरों की सेवा में जुड़ी थी, इसीलिए उसका और रा समूह का ये फ्रीक्वेंसी जुड़ पाई। जब रा कहते हैं तो रा अकेले नहीं होते, वो रा मतलब पूरा समूह है। चलिए आगे चलते हैं। हमारी कंपनता का जो जुड़ाव होता है वो एक धीमी क्रिया है। इस कारण कार्ला इसे सचेत रूप से जान नहीं पाती है। हालांकि दोनों स्तरों पर सेवा के प्रति पूरा समर्थन होता है और सेवाएं जारी रहती हैं। अचेतन मन द्वारा प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक रूप के संदेश भेजे जाते हैं। क्योंकि कार्ला की सुनने की शक्ति अच्छी है, इस कारण ये जुड़ाव अनजाने में हो जाता है और कार्ला को इस तरह की खुशबू आती है। दोस्तों, यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब दोनों तरफ ही दूसरों के प्रति सेवा का भाव है,
तब कनेक्शन होता है। और कुछ लोगों को संकेत मिलते हैं, यानी कोई दृश्य दिखाई देता है, कोई ध्वनि सुनाई देती है, या फिर कोई खुशबू आती है। क्योंकि कार्ला की सुनने की शक्ति अच्छी थी, इसलिए उसको खुशबू आई। इसका मतलब कि कनेक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डॉन पूछते हैं, दूसरा वो ये भी जानना चाहती है कि वो सत्र को करने के बाद अधिक स्वस्थ महसूस करती है। जैसे जैसे समय जा रहा है, वो अपने आप को और स्वस्थ महसूस कर रही है। रॉ जवाब देते हैं, ये उसके स्वतंत्र इच्छा के कारण हो रहा है, यानी कार्ला की फ्री विल के कारण। कार्ला संपर्क स्थापित करने के काफी सालों पहले से प्रार्थनाएं गाती आ रही है। जब वो समाधि की स्थिति में होती है, उसके पहले ये प्रार्थनाएं उसके अचेतन मन में रहती हैं, इसलिए ये मददगार होती हैं। परंतु प्रार्थना के परिणाम के रूप में ये प्रभावी नहीं होती हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक परिसर से ये संपर्क को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यानी जो कार्ला के मन में बसे हैं सारे गीत, जो कि प्रार्थनाएं, वो साउंड वाइब्रेशन उसको बहुत मदद करते हैं इस कनेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। साथ ही इस इकाई ने इस कार्य के कारण कुछ निश्चित सीमाओं को स्वीकार करना शुरू किया है, जिससे उसने दूसरों की सेवा को अपने से ऊपर रखा है, ताकि अच्छे से अपनी सेवाएं दे सके। इससे उसे शारीरिक दर्द को ठीक करने में भी सहायता मिलती है। दोस्तों, सच्ची निष्ठा से दूसरों की सेवा करने पर जो खुशी मिलती है, पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है, अपने आप हील होती है। उससे ज्यादा खुशी और किसी में नहीं मिलती, ऐसा राग कहना चाह रहे हैं। अगला प्रश्न डॉन का, धन्यवाद। मैं कुछ प्रश्न और पूछना चाहूंगा, जैसे दूसरे चक्र के अंत के बारे में और अधिक स्पष्टता आ जाए, फिर हम तीसरे और अंतिम मेजर चक्र के बारे में बात करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे मेजर चक्र के अंत तक औसत जीवन काल क्या था, यानी 50,000 साल के करीब। रा बोलते हैं, दूसरे मेजर चक्र के अंत तक जीवन काल कुछ ऐसा था, जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग भौतिक रूप से अलग थलग यानी आइसोलेटेड थे, उनकी कंपनता बुद्धिमान ऊर्जा के साथ अधिक सौहार्दपूर्ण यानी हार्मोनी में थी, तथा वे कम संघर्ष वाले बेलिकोस थे, यानी कम लड़ाकू थे। वे लोग प्यार से रहते थे, इसलिए उनका जीवन काल भी अच्छा था। दोस्तों, यहाँ ये समझाया जा रहा है कि छोटे छोटे समूह में रहने वाले आपस में प्रेम से रहते हैं, और उस समूह में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सब संभाल लेते हैं, और ऐसे विरोधाभास भी नहीं होता है, तो उनकी उम्र ज्यादा होती है। जैसे कि हम गांव और पहाड़ों में देखते हैं, छोटे छोटे समूह में रहने वाले उन लोगों की उम्र काफी होती है। अब डॉन पूछते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे मेजर चक्र में उनकी आयु वर्षों में कितनी थी। रा बोलते हैं, औसत शायद भ्रामक हो। यदि सटीकता से बताएं तो इनमें से कई एक जन्म में लगभग 35-40 वर्ष जीते थे, जो कि 100 वर्षों तक भी जाने की संभावना थी। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि जो शहर के लोग, बड़े समाज में लोग रहते थे, उनकी तो 30-40 तक की उम्र हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों की संभावना थी कि वो 100 वर्ष भी जी ले। डॉन अगला प्रश्न करते हैं, फिर क्या मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि दूसरी 25,000 वर्षों की अवधि में 700 वर्षों से सीधे 100 से भी कम की ये जो गिरावट आई है, उसका कारण दूसरों की सेवा में आई तीव्र कमी थी। क्या ये सही है, यानी लोगों ने दूसरों की सेवा कम कर दी थी। रा बोलते हैं, ये कुछ भागों में सही है। दूसरे चक्र के अंत में इकाई द्वारा वो सबक जो इस घनत्वता में उन्हें सीखना जाना होता है, को ग्रहण करने की बढ़ती क्षमता के कारण जिम्मेदारी का कानून यानी लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभावी होना शुरू हो गई थी। इस प्रकार इन इकाइयों ने युद्ध प्रिय प्रकृति व्यक्त करने के कई तरीके खोजे, जो न केवल जनजाति के रूप में, जिसे आप राष्ट्र कहते हैं, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में भी एक दूसरे के साथ भी लड़ने लगे। वस्तु विनिमय की अवधारणा ने कई मामलों में पैसे की अवधारणा को रास्ता दिया। इसके अलावा स्वामित्व ओनरशिप की अवधारणा ने एक व्यक्ति या समूह के आधार पर गैर स्वामित्व की अवधारणा पर प्रभुत्व हासिल कर लिया, यानी कि अभी लोग ज्यादा भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक हो गए थे। दोस्तों, यहाँ ये कहा जा रहा है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप दूसरे की सेवा की राह में हैं और आपके पास जरूरत से ज्यादा कुछ है, तो आपको उसे शेयर करना है। एक उदाहरण के लिए, उस समय पैसों की बहुत महत्व हुई थी। लोग पैसों के कारण दूसरों की जमीन जायदाद
उनसे खरीद रहे थे और उस पे अपनी डर बिठा रहे थे और उन पे रौब जमा रहे थे। तो यहाँ कहा गया है कि अगर लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाती तो उन पैसों को शेयर भी किया जाता। लेकिन फिर क्या हुआ, गुट बन गए, अलग अलग देश बनाए, लड़ना शुरू किया। जो बार्टर सिस्टम था जिसमें चीजों का आदान प्रदान होता है, उसकी जगह पैसा आ गया और इन सब चीजों से विभाजन बढ़ता ही गया। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हर इकाई ने कई तरीके से या तो दूसरों की सेवा किया या फिर खुद की सेवा की, जिसमें दूसरों से हेरफेर भी शामिल था, यानी चीटिंग भी करना शुरू कर दिया। हालांकि सभी को सारे सबक का ज्ञान था, जैसे कि साझा करने की सबक शेयरिंग, देने की सबक गिविंग, कृतज्ञता से प्राप्त करने का सबक ग्रैटिट्यूड। परंतु अब जब इसे व्यवहार में लाना था तो सभी ने उसे अस्वीकार कर देते थे, यानी कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा ही नहीं बनाते थे। दोस्तों, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड वगैरह चीजें जो हमारे लिए एक वैल्यू है, मूल्य है, उनको उनकी प्रैक्टिस उन लोगों ने छोड़ दी थी। ये भी एक कारण बना था उम्र कम होने का। देशों में युद्ध होने लगा था, मैनिपुलेशन शुरू हो गई थी। इस प्रकार जो उन्होंने सीखा उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, उससे सीखना सिखाना नहीं किया। इस कारण उनके जीवन काल में कमी आ गई, क्योंकि उन्होंने सम्मान कर्तव्य के तरीकों को स्वीकार नहीं किया, यानी लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने ठीक तरह से अपनाया नहीं। नफरत के कारण भी उम्र कम हुई। आगे डॉन पूछते हैं, क्या ये छोटा जीवन काल उस इकाई के लिए किसी भी तरह मदद करेगा, यानी कि उन्हें अपने जन्मों के बीच के समय में अपनी गलतियों की समीक्षा करने का ज्यादा समय मिलेगा, या छोटा जीवन काल इसमें बाधा डालेगा? रा कहते हैं दोनों ही सही है। जीवन काल का छोटा होना ये कानून की विकृति है, जो कि ये बताती है कि इकाई जितनी तीव्रता से सहन कर सकता है उतना ही अनुभव ले सकता है, यानी कम समय में ज्यादा एक्सपीरियंस लेना। उसे अधिक तीव्रता से अनुभव नहीं मिल सकते हैं। ये केवल एक व्यक्तिगत स्तर पर ही प्रभावी है और इसका ग्रह तथा समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या ये कहा जा रहा है कि पेन को एक लिमिट तक, दर्द को एक लिमिट तक ही सहा जा सकता है, ज्यादा ज्यादा सहने से उम्र कम होती है। आगे बोलते हैं, इस प्रकार जीवन काल का छोटा होना एक इकाई को अनुभव की तीव्रता से निकालने के लिए आवश्यक है, जो कि तब होता है जब ज्ञान और प्रेम को अस्वीकार कर दिया जाता है और रचेता की चेतना में वापस भेज दिया जाता है, बिना ये स्वीकार किए कि वो उससे खुद का हिस्सा है। इस कारण इकाई को उपचार की आवश्यकता और अपने जन्म के अधिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, यानी वो खुद को रचिता से दूर कर लेता है, प्रेम से दूर कर लेता है। और जब वो रचिता में समा जाता है और उसकी पुरानी लाइफ और नई लाइफ के बीच में जो उसे समय मिलता है, वहां उसे रिव्यू करने के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है, यानी वो पूरा री एग्जाम देने के लिए अपने साथ कुछ कैटलिस्ट को लेके आता है, जो उसे हर रुकावट में सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। असत्य, इनकरेक्टनेस इस सच्चाई में होती है कि वे उपयुक्त परिस्थिति को देखते हुए आपके स्थान, समय, निरंतरता, कॉन्टिनम में ये काफी मददगार होता है, ताकि इस गहन इंटेंसिव कार्य को तब तक जारी रख सके जब तक कि वो उत्प्रेरक के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। या ये बताया जा रहा है कि टफ सिचुएशन में भी निकल जाओ और एक चुनाव कर लो, तो आप नेक्स्ट डेंसिटी में जाने के लिए रास्ता मिलेगा, और संतुलन बना और आगे बढ़ते चलो। अगले प्रश्न में डॉन पूछते हैं, आपने दक्षिणी अमेरिका के समूह के बारे में बताया था कि वे दूसरे चक्र के अंत में कटाई के लायक हो गए थे। उनका औसत जीवन काल दूसरे चक्र के अंत में कितना था? रॉ बोलते हैं, इन अलग थलग आइसोलेटेड समूह ने इस घनत्वता में लगभग 900 वर्ष तक औसत जीवन काल प्राप्त किया। यानी हमारे देश में भी आपको मालूम होगा, हमारे देश में और अदर जो बाहर की कंट्रीज में, वहां पे भी कई लोग हैं जो 200-300 साल तक जिए हैं। डॉन अगला प्रश्न पूछता है, तो मैं ये मान रहा हूं कि ग्रह का असर जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जीवन काल छोटा हो चुका है, वो उस समय इतना मजबूत नहीं था कि उसकी जिंदगी को प्रभावित कर सके, यानी उनके जीवन को प्रभावित कर सके, उनके जीवन काल को छोटा कर सके। क्या ये सही है?
रा बोलते हैं हाँ ये सही है, बट याद रखना होगा, अच्छा होगा याद रखना कि उस समय अलग थलग रहना संभव था। दोस्तों यहाँ ये कहने की कोशिश की जा रही है कि छोटे छोटे समूह में गुट में रहना ज्यादा इफेक्टिव है। बड़े बड़े बिग सिविलाइजेशन या बड़े समूह में रहने से, ज्यादा सोच विचार का अलग होने से कंफ्यूजन होता है। और पास में रहते हैं तो प्यार तो ठीक है, लेकिन लड़ाइयाँ भी ज्यादा होती है। इसलिए छोटे छोटे समूह आइसोलेटेड जो रहते हैं उनमें ही रहना ज्यादा इफेक्टिव है। अब डॉन पूछते हैं, लगभग कितने लोग उस समय पूरी पृथ्वी पर रहा करते थे, यानी कि जिन्होंने भौतिक रूप से किसी एक समय में जन्म लिया था? रॉ बोलते हैं, मैं ये मान रहा हूं कि आपके सवाल में आपका सवाल ये है कि दूसरे मेजर चक्र के अंत में कितने लोगों ने जन्म लिया था। ये संख्या लगभग 3,45,000 लोगों की थी, यानी कि लगभग 3,45,000 लोगों ने भौतिक रूप से जन्म लिया था। तो दोस्तों ये 3,45,000 पूरी पॉपुलेशन का नंबर नहीं है। ये उन लोगों के एक आप बोल सकते हैं नंबर है जो सत्र के आखिरी, सत्र यानी कि साइकिल के आखिरी में जन्म लेने वाले थे। उनके पहले भी लोग पैदा हुए थे। तो अब ये था कि जो पहले लोग हुए थे उनको, और ये 3,45,000 लोगों के बीच में दोनों को मिला के कटाई होनी थी। डॉन बोलते हैं, उनमें से लगभग कुल कितने लोग थे जो कटाई के योग्य थे? तो रा बोलते हैं, उस समय लगभग 150 लोग कटाई के योग्य थे, यानी विभाजन की वजह से नेक्स्ट डी में ना जा सके ऐसा हुआ, इसलिए कम लोग ही योग्य बने। और बड़ी सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों ने चयन ही नहीं किया, रास्ता ही नहीं चूज किया, इसलिए उनकी ग्रेडिंग ही नहीं हो पाई। तो ये कारण था इतनी छोटी कटाई का। डॉन बोलते हैं, ये तो बहुत ही छोटी संख्या है। जैसे कि अगले चक्र की शुरुआत हुई, क्या ये इकाइयां ग्रह पर कार्य करने के लिए रुक गई थी? तो रा बोलते हैं, इन इकाइयों से महासंघ के लोगों ने मुलाकात की थी, परंतु उनकी इसी ग्रह में रहकर ग्रह की चेतना की सहायता करने की तीव्र इच्छा के कारण उन्हें यही रहने का फैसला किया। यानी कॉन्फेडरेशन आई थी 150 लोगों को। दोस्तों यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि चाहे एक हो चाहे 150 हो, कॉन्फेडरेशन पूरे ग्रुप में आती है, समूह के साथ आती है मदद करने। ठीक है, तो कॉन्फेडरेशन आई थी इन 150 लोगों को लेने के लिए, लेकिन ये नहीं गए। इन्होंने बोला कि दूसरे जो लोग हैं उनको भी कटाई के योग्य बनाना हमारा काम है। हम उन्हें समझाएंगे एक का कानून, हम उन्हें बताएंगे ब्रह्मांड कैसे बना। तो डॉन आगे पूछते हैं, 150 लोगों के सामने महासंघ किस प्रकार मिलने आए थे? तो रॉ बोलते हैं, ये एक रोशनी प्रकट हुई थी जिस पर रोशनी के कवच थे। दोस्तों ये कवच क्रिएटर के सुरक्षा कवच है। और वो लोग एक वॉरियर के रूप में आए थे, लंबे लंबे कदमे। उन्होंने सारी रचना की एकता और अनंतता के बारे में बताया, और इन चीजों के बारे में भी बताया जो उनकी प्रतीक्षा कर रही है, जो कटाई के लिए तैयार थे। यानी कि अगले घनत्वता के बारे में उन्हें बताया गया था। उन्होंने सुनहरे शब्दों में प्रेम की सुंदरता का वर्णन किया था। फिर उन्होंने टेलीपैथी द्वारा तीसरी घनत्वता के ग्रहों की दुर्दशा के बारे में भी दिखाया। इसके बाद वे चले गए। यानी कि उन्होंने सभी इकाइयों को आगे की घनत्वता की सुंदरता और प्रेम के साथ साथ उनकी घनत्वता की दुर्दशा दिखाकर चुनाव करने के लिए कहा। उनके निर्णय को सुनकर स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हुए वो वहां से चले गए। तो दोस्तों यहाँ ये कहा जा रहा है कि उनको दोनों चीज दिखाई गई थी कि आपको जहाँ जिस भी ग्रेड में आप जा रहे हो, आगे के घनत्व वहां कितना सुंदरता है, कितना प्रेम है। और अगर इसी घनत्वता में 3D में आप रहना चाहते हो तो इसमें कितनी आपकी दुर्दशा हो सकती है। आपको भटका सकता है, कोई समूह भटका सकता है, क्योंकि यहाँ सब लोग अलग अलग दिशा में सोचते हैं, आप भटक सकते हैं। यही भी हो सकता है कि ओराइन समूह आपको भटका दे, सब बताया। लेकिन फिर भी वो लोग दिल के इतने अच्छे थे कि अपॉर्चुनिटी सामने मिलने पर भी नहीं गए। उनका एक ही मत था, नहीं, हमें दूसरों को जगाना है, हमें दूसरों को इस कटाई के लिए तैयार करना है। तो दोस्तों आज का सत्र यहीं तक रखते हैं, और कल इसके आगे पढ़ेंगे। जैसे कि रा कहते हैं कि हम अब आपको अनंत रचयिता के प्रेम की रोशनी में शक्ति और शांति के घेरे में छोड़े जाते हैं। आदरणीय मेरे दोस्तों,
आदि वासु। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.